बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि अबूरी ज़मानत क्या होती है, अबूरी ज़मानत से क्या मुराद है और अबूरी ज़मानत कैसे हासिल की जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़मानत का जो कंसेप्ट है वो ज़माना कदीम में नहीं था। लोग अगर कोई वक़्तुल नाफिज़ कानून होता था उसके मुताबिक उसको मुल्ज़म को जो गिरफ्तार होता था उसको या तो सज़ा दी जाती थी या फिर उसको छोड़ दिया जाता था। ज़मानत का कंसेप्ट नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये ज़मानत का कंसेप्ट भी सामने आया और आज वो कायदा बन चुका है। नेक्स्ट, ज़मानत से मुराद वो सिक्योरिटी है जो कि अदालत मुल्ज़म को रिहा करने के लिए तलब करती है। मुल्ज़म को ज़मानती के हवाले इस शर्त पे किया जाता है कि जनाब जब कभी इसकी फिजिकल कस्टडी अदालत को दरकार होगी तो ज़मानती जिम्मेदार होगा, पाबंद होगा इसको पेश करने का। अब अगर मुल्ज़म एब्सकॉन्डर हो जाता है, फरार हो जाता है, तो ज़मानती जिम्मेदार होगा। जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो ज़मानती के खिलाफ की जाएगी अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो भी बनती है। अगर आपको पता चल गया कि FIR दर्ज रजिस्टर हो गई है, सबसे पहले आपने अपने वकील साहब से रब्ता करना है कि जनाब ये FIR दर्ज रजिस्टर हो गई है, इसके मतलब हमने अबूरी ज़मानत फाइल करनी है। अबूरी ज़मानत इसको इंग्लिश में प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं। वो आपने अदालत एडिशनल सेशन जज साहब जो आपके मुतल्लका होंगे आपने उनके सामने फाइल करनी है। सबसे पहले जो इंग्रीडियंट्स, जो लवाजमात, जो लाजमी अज्जा जो आपने एडिशनल सेशन जज साहब के सामने रखने हैं और आर्गूमेंट करने हैं वकील साहब ने। सबसे पहले आपने अल्टीरियर मोटिव वो प्रूव करना है कि जनाब खुफिया मकासद जो मदई है उसके खुफिया मकासद है, वो खुफिया मज़मूम रखता है, लिहाजा मैं बेगुनाह हूँ, इनोसेंट हूँ, मेरे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया है वो बिल्कुल गलत है, लिहाजा मेरे खिलाफ ये मुकदमा नहीं बनता था। जो कि पुलिस के साथ मिलके और बासर अफराद के साथ मिलके ये FIR दर्ज रजिस्टर करवाई गई है। और मुझे इमिनेंट अरेस्ट का खतरा है। अगर मुझे प्री अरेस्ट बेल ग्रांट ना की गई तो मुझे इमिनेंट अरेस्ट का खतरा है। और अगर मेरी अरेस्ट हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है, तो लिहाजा मैं तो माशरे का एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ, मेरे माशरे में इज्जत है, मेरी फैमिली में मेरी इज्जत है। अगर मैं इस झूठे मुकदमे में गिरफ्तार हो जाता हूँ तो मेरी सारी रेपुटेशन वो सारी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा मुझे जिल्लत का खतरा है, मुझे प्री अरेस्ट बेल अलाउ की जाए। इसके अलावा आपने अनजस्टिफाइड हरासमेंट की ग्राउंड लेनी है कि जनाब जो कि अमूमन होती है पुलिस की तरफ से या FIR दर्ज होने के बाद हरासमेंट शुरू हो जाती है, तो अनजस्टिफाइड हरासमेंट की ग्राउंड भी आपने साथ ले लेनी है कि जनाब बिल्कुल हरासमेंट का खतरा है, मुझे मेरी फैमिली को हरासमेंट हो रही है, परेशानी हो रही है कि जनाब ये FIR है, तो लिहाजा अनजस्टिफाइड हरासमेंट जो है ना, जो मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है इल्लीगली अनलॉफुली मुद्दई की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तो लिहाजा मुझे प्री अरेस्ट बेल दीजिए ताकि मैं जाके अगली प्रोसीडिंग उसको अख्तियार करूं। उसके बाद आपने अगली जो इंग्रेडिएंट्स है अदालत में एडिशनल सेशन जज साहब के सामने जो रखनी होती है, आपने अपने केस को फिट करना होता है, फिट केस पेश करना होता है कि जनाब ये जो मुल्ज़म जो मदई मुकदमा है उसने ये बिल्कुल गलत FIR दर्ज रजिस्टर कराई है। असल में हकीकत तो ये थी, असल में मामलात जो हकीकतन मामलात थे वो आपने फिट अंदाज में अदालत के सामने रखने होते हैं ताकि बेल जो कि अदालत, क्योंकि प्री अरेस्ट बेल जो होती है वो अदालत का सवाबदीदी इख्तियार होता है। तो जब आप अपने केस को फिट रखेंगे अदालत के सामने तो फिर अदालत अपने सवाबदीदी इख्तियार को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है और वो कभी भी अदालत ये नहीं चाहेगी कि नाइंसाफ़ी हो। उसको सिर्फ फैक्ट्स जो होते हैं वो चाहती है कि मेरे सामने जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो। वो अपने फैक्ट्स को क्लियर देखने के लिए बाज़ दफ़ा डिलेइंग हो जाती है, अदरवाइज़ अदालत की कोशिश होती है कि उसके सामने सारे मामलात क्लियर तरीके से आ जाएं ताकि उसको फैसला करने में आसानी हो। तो लिहाजा आपका केस फिट केस होना चाहिए, मौजू केस होना चाहिए ताकि अदालत अपने सवाबदीदी इख्तियार को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आपको बेल अलाउड करे और बाद में जाकर कंफर्म भी कर दे। उसके बाद आपने अदालत को यह भी बताना होता है अगर अदालत मुझे बेल ग्रांट कर देगी तो मैं फरार नहीं होऊंगा, मेरे साथ एक ज़मानती है, मैं अदालत को सराहत करदा अंदाज में बेल देने के लिए बेल बॉन्ड देने के लिए भी तैयार हूँ। अगर अदालत मुझे बेल अलाउ कर दे तो मैं बेल बॉन्ड
विद जमानती देने के लिए तैयार हो। उसके बाद मौजूद अदालत एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल अलाउ कर सकती है, जिसकी मियाद 7 दिन 10 दिन हो सकती है। ये अदालत का स्वाबदेही अख्तियार होता है, तो जितने दिन चाहे वो बेल प्री अरेस्ट बेल अलाउ कर सकती है, एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल अलाउ कर सकती है। उसके बाद मुलज़म ने आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी तस्दीक शुदा कापी अदालत से हासिल करनी है और उसके बाद मुतलका थाना में जाकर मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जाके मिलना है कि जनाब मेरी प्री अरेस्ट बेल हो गई है ये, और इस मुकदमा में मैं मुलज़म हूँ और मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ। तो उसमें शामिल तफ्तीश होकर आईओ साहब को जितने भी फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस एंड जो भी एविडेंस आपके पास मुलज़म के पास होती है वो उसको जाके प्रूव करेगी जनाब मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लिहाजा जो एफआईआर दर्ज रजिस्टर की गई है ये बिल्कुल गलत बेबुनियाद है और इसको खारिज फरमाया जाए। अगर आईओ साहब उसको समझते हैं कि जनाब वाकई ये एफआईआर गलत तौर पर रजिस्टर हो गई है और ज़िमनी में उसको बेगुनाह भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आईओ साहब उस मुलज़म को बेगुनाह लिख देते हैं तो जाके वापस अपनी प्री अरेस्ट बेल जो अदालत में पड़ी होती है उसको विदड्रा कर लेना चाहिए। तो अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गुनहगार लिख देता है तो फिर दोबारा अदालत में जाकर आपकी वहाँ पर वकील साहब आपके उस केस के मतलब बहस करेंगे, दूसरी तरफ से भी वकील साहब आएंगे, वो उसको बेल को कैंसिल करवाने के लिए बहस करेंगे। यहाँ पर एक पूरा एक मैच होगा। उसके बाद अदालत देखती है कि आया कि वाकई इसको बेल कन्फर्म करनी चाहिए या इसको डिसमिस करना चाहिए। वहाँ पर अदालत जैसे मुनासिब समझती है अगर वो डिसमिस भी कर सकती है और अलाउ भी कर सकती है। अलाउ से मुराद उसके बाद कन्फर्म भी कर सकती है। अगर कन्फर्म कर देती है तो वेल डन, अगर नहीं कन्फर्म किया, डिसमिस कर दिया तो फिर आप उसके बाद मुलज़म ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के पास अपनी प्री अरेस्ट बेल अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी के तहत अपनी प्री अरेस्ट बेल फाइल कर सकता है। और अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट भी डिसमिस कर देती है तो फिर ऑनरेबल अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मुलज़म अपनी प्री अरेस्ट बेल फाइल कर सकता है। जी, यहाँ तक था आज का प्री अरेस्ट के हवाले से हमारा लेक्चर। तो अब मैं चाहूँगा इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।